हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परसेंटेज से मिक्स होते हैं और उन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उन्हें बनाने में बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये सभी के सभी DSSS और सुपर टेट में बार बार पूछ जाते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। SICI और परसेंटेज मिक्स्ड आपको प्रश्न है, यह बिल्कुल ही आपको आसानी से बनने वाले हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो आपको यदि बना सकते हैं तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समझिए कि कैसे बनने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, या 7% नहीं है, ये आपका 70% है। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य के बारे में बात करें, अंकित मूल्य के बारे में बात करें, अंकित मूल्य के बारे में बात करें, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि MRP के बारे में बात करें, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कहने का अर्थ क्या है कि CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसका CP है ना, अंकित मूल्य का 70% है। तो कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मान लीजिए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 है। जब ये 100 है तो इसका जो 70% है आपका ये जो क्रय मूल्य है, तो 70% होगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है तो 16% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का अर्थ क्या है कि जो इसका अंकित मूल्य है ना, इस पर 16% की यदि छूट दी जाती है, 16% की छूट दी जाती है और उसके बाद वहां पर वो बेचता है, ठीक है ना। अर्थात जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें तो सेलिंग प्राइस इसमें छूट देकर के बेचता है 16% का। तो 16% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 84 पर बेचना होगा उसे। क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको 16% का छूट दे दिया। आपसे यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 16% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें आपको 16% का छूट दिया, जो उसके MRP पर है, हो गया 84। यहाँ पर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो खरीदा है कितना में, 70 में, बेचा है कितना में, 84 में। ध्यान दीजिए, उसका जो क्रय मूल्य है कितना है, 70 है, बेच कितना में रहा है, 84 में। ये क्या है, ये तो अंकित मूल्य है ना, ये जो है ना, ये आपको MRP है, अंकित मूल्य है। उस सामान को, उस प्रोडक्ट पर ये दाम लिखा हुआ है, लेकिन खरीद रहा है उसे इतना में और बेच रहा है इतना में। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 70 में खरीदा, 84 में बेचा, तो लाभ कितने का, 14 का। लाभ कितने का, 14 का। और इसी लाभ का तो प्रतिशत आपको निकालना है। तो जब भी आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो, जब भी आपको निकालना हो, मैंने आपको बार बार बताया है, कुछ नहीं करना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया जाएगा उसको आप हमेशा नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है, 100% से आपको गुणा कराना है। यहाँ पर पूछा किसके जा रहा है, पूछा जा रहा है इसमें यहाँ पर कि छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ के बारे में। तो लाभ कितना हो रहा है, 14 का हो रहा है। तो 14 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तुलना किससे होगा, तो हमेशा तुलना आपको क्रय मूल्य पर होता है। तो तुलना किससे होने वाला है, आपको 70 पर होने वाला है। तो 70 क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। और प्रतिशत ही तो निकालना है 100% से सिर्फ, तो आपको गुणा कराना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना के 14 अर्थात 20%। तो उसे कितना हुआ, 20% का आपको लाभ हुआ। क्या कोई कन्फ्यूजन है? जब भी ऐसे इस प्रश्न पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको आसानी से बना लेना है, ठीक है ना। ये MRP है, MRP अपने आप में 100% होता है, तो 100 हो गया। यहाँ पर 70% के बारे में बात कर रहा है, क्रय मूल्य तो 70% हो गया। यहाँ पर बात कर रहा है कि 16% की छूट देने के बाद, तो MRP पर ही 16% की आपको छूट होगी। जो MRP है ना, इस पर आपको 16% की छूट के बारे में बात कर रहा है, इस पर छूट के बारे में नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर इस MRP पर बात कर रहा है, अर्थात अंकित मूल्य के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसमें आपने किया तो ये आपको 14 आया, ठीक है ना, इनका अंतर, और उसी का तो प्रतिशत आपको निकालना है। प्रतिशत निकालने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया है। जो पूछा जाए आपको उसको ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा नीचे रखना है। और यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बात होगा तो हमेशा तुलना क्रय मूल्य से ही होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यहाँ पर नीचे होगा उसका क्रय मूल्य। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे अब पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान काम होता है, बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन आप इसे समझिएगा तब बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मैंने आपको अभी बताया, इनका पहले आप रेशियो के रूप में लिखिए, इनका अनुपात निकालिए, एसपी का, एमआरपी का और सीपी का, या फिर सीपी एमआरपी एसपी किसी का भी आपको अनुपात यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। पहली काम आपको ये करना है। यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है बस उसी के साथ आप चलिए और आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न जो कह रहा है उसके बारे में। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है। अंकित मूल्य कहने का अर्थ क्या है कि एमआरपी क्या है, यहाँ पर 5/4 है। किसका? क्रय मूल्य का, अर्थात सीपी का। सीपी का कितना है? 5/4 है। तो यहाँ से आपको ये पता, सीपी और एमआरपी का अनुपात, यहाँ पर एमआरपी और सीपी का आप अनुपात आसानी से पता कर सकते हैं। एमआरपी और सीपी का अनुपात आप पता कर सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा? एमआरपी बटा में हो जाएगा, एमआरपी का क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो 5:4 आने वाला है, अर्थात एमआरपी और सीपी का अनुपात कितना आया? 5:4 आया। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो एमआरपी और सीपी का अनुपात कितना? 5:4। आगे इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 8/9 है। जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें, जो सेलिंग प्राइस है ना, वो एमआरपी का 8/9 है। जो अंकित मूल्य है इसका 8/9 है, अर्थात एमआरपी का कितना है? आपको 8/9 है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस और एमआरपी का अनुपात यहाँ से पता चल जाएगा। जो यहाँ पर एसपी है ना, इसका और एमआरपी का अनुपात आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आने वाला है? ये इसके बटा में हो जाएगा, अर्थात 8:9 होने वाला है। 8:9 होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एमआरपी का अनुपात के बारे में बात करें तो ये 8 आपको यहाँ पर 9 हो गया। अब इसे आप मेंटेन कीजिए, एक ही अनुपात में इस सबको लाना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, एक ही अनुपात में आपको लाना है। तो आपको एक काम सिर्फ आपको करना है, जहाँ से लास्ट होता है, यहाँ से आगे यदि जहाँ पर खाली है उसको आप रख लीजिए। तो ये आपको 9, जहाँ से लास्ट होता है उसी को आपको आगे कर लेना है। यहाँ पर इसके लिए लास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या करना है? आपको 5 रख देना है और आपस में सभी के अनुपातिक क्या करा देना है? आपको गुणा करा देना है और नया अनुपातिक आपको प्राप्त हो जाने वाला है। तो इस तरह से आपको नया अनुपातिक प्राप्त हो जाएगा। 8×5 = 40 अनुपात 9×5 = 45 अनुपात 9×4 = 36। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अर्थात जो एसपी, एमआरपी और सीपी का अनुपात है वो 40, 45 और 36 के अनुपात में है। आपको यहाँ पर निकालना क्या है? आपको यहाँ पर निकालना है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेच रहा है 40 में, सीपी क्रय है, खरीद रहा है 36 में, लाभ कितने का? खरीद रहा है 36 में, बेच रहा है 40 में, लाभ कितने का? 4 का। लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है? 4 का। इसी का तो आपको निकालना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना हो तो जो पूछा जाए उसे ऊपर। पूछा क्या जा रहा है? लाभ कितना? तो लाभ क्या हो जाएगा? 4 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लाभ के बारे में ना, तो लाभ है कितना? 4 है। तुलना किससे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। हमेशा तुलना किससे होता है? क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर नहीं। हमेशा आपको तुलना क्रय मूल्य पर। तो तुलना किससे होगा? 36 से। प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो 100% से आपको सिर्फ यहाँ पर गुणा करा देना है और कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 9×4 = 36 अर्थात यहाँ पर 1/9, यहाँ पर जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत में ही तो निकालना है। तो आपको यहाँ पर 100% को परसेंटेज में ही रखना है, तो 100 आपका हट जाने वाला है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर 1/9% आपको होने वाला है। 1/9%, 1/9% निकालना है। सही बात है, इसमें आप इसमें भाग दीजिएगा तो 11 पूर्णांक आपका 1/9% होने वाला है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है। तो जब भी परसेंटेज निकालना हो 100% से आपको गुणा कराना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से बना लेने वाले हैं। इनका अनुपात आपको लेना है, अनुपात निकालना है और अनुपात में जो भी आपको कमी है उसको आगे बढ़ा करके इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक आपको नया अनुपात मिलेगा, वही वास्तविक अनुपात होगा उनके सेलिंग प्राइस का, एमआरपी का, सीपी का, ठीक है ना। यहाँ पर इनका अनुपात निकालने का तरीका है, जो आपको कह रहा है सिर्फ उसको लिखना है और उसी को बटा के रूप में लिखिएगा तो वही आपको अनुपात प्राप्त होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बनाने वाले हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें आपको कैसे आसानी से बनाना है।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई राशि P है, ठीक है ना, कोई राशि आपका यहाँ पर P है जो कि निश्चित राशि है। यहाँ पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्षों के लिए बारे में बात हो रहा है। 2 वर्षों के लिए 4% का जो ब्याज दर है ना, ये आपको 4% का है। तो पहले वर्ष के बारे में बात करें तो 4%, तो दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा 4%। कब? जब साधारण ब्याज के बारे में बात करें तब, जब साधारण ब्याज के बारे में बात करें तब आपको यहाँ पर साधारण ब्याज 4% आपको होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद आपको बात किया जाए तो यहाँ पर 4 और 4 आपका 8% होने वाला है, ठीक है ना, ये आपका 8% होने वाला है। आगे इस प्रश्न में आपसे कह रहा है, इसके बारे में समझिए कि प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले वर्ष, ये आपका पहले वर्ष में इतना है, दूसरे वर्ष में भी आपका साधारण ब्याज है तो उतना ही आपका ब्याज लगने वाला है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेगा तो पहले वर्ष में आपको क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब लगेगा तो पहले वर्ष में तो 4% ही लगेगा ब्याज, यहाँ पर पहले वर्ष में आपको 4%। लेकिन दूसरे वर्ष में क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष में तो 4% तो लगेगा ही, साथ साथ जो ये 4% है ना, इसका भी आपको 4% इसमें लगने वाला है। जो इसका है इसका भी आपको 4% लगने वाला है। तो दूसरे वर्ष में इस 4 का 4% यदि आप लीजिएगा, 4 का 4% तो 0.16 होता है, 0.16% होता है। अर्थात तो दोनों वर्ष के टोटल ब्याज को यदि आप जोड़ दीजिए तो 8 पॉइंट, आपको दोनों वर्ष के टोटल ब्याज को यदि आप जोड़ते हैं तो ये 8.16% का आपका ब्याज होने वाला है। यदि ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो बात समझिए। 4% का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पहले वर्ष में 4% का ब्याज लगा, दूसरे वर्ष में अब इस ब्याजवा पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये 4% तो लगेगा ही, लेकिन साथ साथ जो ये ब्याज है ना, इस पर भी आपको 4% ब्याज लगेगा। तो 4% का 4%, ठीक है ना, 4/100, ठीक है, बात समझिए। यहाँ पर तो चचौ के 16 में 100 से भाग जाएगा तो कितना वाला 0.16 आपको परसेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है तो उस राशि पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्षों पर साधारण ब्याज के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो 2 वर्षों पर साधारण ब्याज कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात यहाँ पर कह रहा है बात ना कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। बात समझिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर उसका वैल्यू दिया हुआ है 8.16% का आपको वैल्यू दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू दिया हुआ है कि ये आपको 3264 है। 3200 कितना है आपको 64 है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कितना, आपको 2 वर्षों के साधारण ब्याज निकालना है। अर्थात 8% की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी होगी, पहले वर्ष में 4, दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज 4, तो दोनों वर्षों में मिलाकर के 8, अर्थात 8% की वैल्यू आपको निकालनी है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज 3264 है। बस इतना ही बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, चूंकि इतना बराबर इतना है, इसलिए 1% बराबर 3264 बटा के आपका 8.16 हो जाएगा। इसलिए आपको निकालना है 8% की वैल्यू ना, यहाँ पर आपको 8% की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा 3264 8.16 अर्थात 816, यहाँ ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, दशमलव आपका हटेगा तो, और यहाँ पर 8 से गुणा हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये 4 बार में कट जाएगा तो 8 चौके 32, तो कितना आने वाला है 8 चौके 3200 रुपया आपको आने वाला है। यहाँ पर यदि साधारण ब्याज के बारे में बात करें 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 8% का सिर्फ आपको वैल्यू निकालना था और मैंने 8% का वैल्यू निकाल दिया, आया 3200। 3200 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था कि कोई राशि है, यहाँ पर कोई राशि के बारे में बात था कि कोई राशि है, उस पर आपको साधारण ब्याज लगता है, पहले वर्ष भी 4%, तो साधारण ब्याज है तो दूसरे वर्ष भी 4% लगेगा। लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो पहले वर्ष में 4% तो लगेगा, लेकिन अगले वर्ष में बात किया जाए तो 4% तो लगेगा, साथ साथ जो ये 4% है ना, इस पर भी ब्याज लगा हुआ है 0.16%, 4% का 4% पुनः ब्याज लगा हुआ है, तो ये 8.16% आपको हो गया है, ठीक है।
मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और बाकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप बात समझिए, आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसके पैटर्न को याद रखना है कि कैसे इन प्रश्नों को आपको आसानी से बनाना है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे आप उन्हें बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एम और एन 300 मीटर और 360 मीटर की दो लंबी ट्रेनें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई जो है वो आपको 300 मीटर की है, 300 मीटर की है, और जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है ना ये आपको 360 मीटर की है, 300 आपको 60 मीटर की है। ये दो कहाँ गया, लाइट ही कट गई, शायद लाइट ना आए। तो ये क्लास यहीं तक ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।